हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निकोलो मैकियावेली के बारे में। इनका पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली और इन्हें इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। इनका जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इनका कार्य अपनी योग्यता और प्रतिभा से फ्लोरेंस की ओर से 23 बार राजदूत नियुक्त हो चुके थे। इनकी मृत्यु 1527 में हुई थी और ये 58 वर्ष की अवस्था में हुई थी। प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के जीवन पर उसके देशकाल और परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, लेकिन मैकियावेली पर उसके तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा नैतिक वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। प्रोफेसर डैनिंग का कहना था कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। तो आइए जानते हैं कि मैकियावेली का युग था क्या। तो पुनर्जागरण का युग था। मैकियावेली का जो युग था वो पुनर्जागरण का युग था। इस कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ था, बहुत कम ही विचारक अपने युग से प्रभावित होते हैं। मैकियावेली ने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया। उसने अपने युग की परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में देखा तथा अपनी रचनाओं में उसका समाधान प्रस्तुत किया। अपनी प्रमुख परिस्थितियां जिनके आधार पर मैकियावेली अपने युग का शिशु कहलाया। पहला तो पुनर्जागरण, जिसका आरंभ इटली से हुआ था। ज्ञान और वृद्धि का पुनरोदय काल, मनुष्य और विश्व के प्रति नवीन दृष्टि, मध्यकालीन धर्म और चर्च के जो प्रभाव थे उनकी समाप्ति हुई थी इस काल में। नवीन चेतना, स्वतंत्रता और मूल्यों के प्रति आस्था, धर्म और आस्था का स्थान, बुद्धि, विवेक तथा तर्क। फ्लोरेंस इस नई संस्कृति का केंद्र था और मैकियावेली ने अपने चिंतन में धर्म तथा नैतिकता के स्थान पर राष्ट्रवाद पर बल दिया। बल तथा राजनीति को धर्म तथा नैतिकता से पृथक किया। मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है तथा मनुष्य स्वयं अपने जीवन और भाग्य का निर्माता है, ऐसा मैकियावेली का कहना था। दूसरा है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। 16वीं शताब्दी के अंत तक चर्च और राजसत्ता का आंदोलन समाप्त होकर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। यूरोपीय राजाओं ने शक्ति अब अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी और मैकियावेली ने भी इटली के लिए एक ऐसा शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो और इटली में एकता और सबल राजतंत्र स्थापित हो। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस और डिस्कोर्सी में बताई है। तीसरा है पॉइंट राष्ट्रीयता की भावना। कई राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्र एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। इटली इस समय 5 राज्यों में बटा था: नेपल्स, रोमन, मिलान और डची वेनिस, फ्लोरेंस। ये राज्य आपस में संघर्षित रहते थे क्योंकि ये दुर्बल थे। मैकियावेली कहते हैं कि यदि इटली में सुदृढ़ केंद्रीय सरकार न स्थापित हुई तो फ्रांस अथवा स्पेन उसे हड़प लेंगे। इसलिए उसने अपने ग्रंथों द प्रिंस, आर्ट ऑफ वॉर में और डिस्कोर्सी, इन सब के माध्यम से एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। फोर्थ पॉइंट है धर्म और नैतिकता। मैकियावेली के समय में पोप के कुकर्मों की कलाई खुल चुकी थी और साधारण व्यक्ति भी नैतिक दृष्टि से पतित हो गया था। राजाओं ने भी नैतिक आदर्शों की तिलांजलि दे दी थी। सामाजिक दुर्दशा का मैकियावेली के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इटली के एकीकरण तथा शक्तिशाली बनाने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया इसने। राजा को ये सलाह थी मैकियावेली की तरफ से कि प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करे वो। राज्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए धर्म, नैतिकता की अवहेलना की उन्होंने। और अपने समय तथा समाज की दशा में मैकियावेली के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने व्यवहारिक रूप में घोषित किया कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। उसमें न तो ईश्वरीय गुण है
और ना ही नैतिकता ही है। उसने मनुष्य को खूंखार प्रवृत्ति तथा स्वार्थी माना है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। व्यवहारिक राजनीति और कूटनीति कला का महारथी होने के कारण उसे इटली का चाणक्य भी कहा जाता था। भारत के प्राचीन राजनीतिक और सैन्य चिंतन में जो स्थान आचार्य कौटिल्य को प्राप्त है, वही स्थान राजनीतिक चिंतन में इटली के प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली को भी प्राप्त है। निकोलो मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो हमने देख ही लिया। और मैकियावेली को उनके युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। स्थिति यह है कि मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु है और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक युग मैकियावेली से ही प्रारंभ होता है। आधुनिक युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। युद्ध की नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार करने हेतु विश्व इतिहास में 16वीं शताब्दी का काल महत्वपूर्ण था। यह मध्यकालीन और आधुनिक विश्व के बीच का परिवर्ती समय था, जब सुधारवादी आंदोलनों का प्रादुर्भाव हो चुका था। 16वीं शताब्दी में इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक और सैन्य विचारक मैकियावेली ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध संचालन में रूमीवादी धारणाओं से मुक्ति दिलाई और मुक्ति दिलाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने युद्ध कर्म को धार्मिक और नैतिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त कर दिया और इस बात पर बल दिया कि युद्ध का यह वस्तुतः संवैधानिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है। इस प्रकार मैकियावेली ने तत्कालीन आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण करके जो विचार प्रतिपादित किए, वो न केवल उनके समय में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, बल्कि वर्तमान समय में भी उन्हें राजनीतिक और सामरिकी का आधार स्तंभ माना जाता है। मैकियावेली के युद्ध संबंधी विचार क्या थे, आइए उनको भी जानते हैं। मैकियावेली ने युद्ध के स्वरूप में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण स्पष्ट ढंग से किया है। मैकियावेली के पहले सभी जो मध्यकालीन चिंतक थे, उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि शक्तिशाली राजा द्वारा युद्ध केवल न्याय के लिए लड़ा जाना चाहिए, लेकिन मैकियावेली इस बात के समर्थक नहीं थे। वो ये कहते थे कि युद्ध न्यायिक तभी होगा जब उसकी नितांत आवश्यकता हो, क्योंकि कोई भी सर्वोच्च और शक्तिशाली राजा या शक्ति ईश्वरीय नियमों और सिद्धांतों के साथ न्याय नहीं कर सकता है। अपनी शक्ति, क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार राजा न्याय करता है। मैकियावेली के अनुसार राजा जनता के बीच तभी लोकप्रिय होता है और महत्वपूर्ण होगा जब उसे नवीन युद्ध कला का ज्ञान हो। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक में युद्ध को अनिवार्य, भव्य और आतंक की शक्ति के रूप में वर्णन करने का प्रयास किया है। मैकियावेली ने युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि युद्ध का उद्देश्य शत्रु का रणभूमि में सामना करना और उसे वहां पर परास्त करना होना चाहिए। यह एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे युद्ध में अच्छा परिणाम पाया जा सकता है। इसलिए राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सीमाओं का निरंतर विस्तार करे। राजा के लिए यही न्याय संगत है। मैकियावेली के अनुसार राजा मुख्यतः स्वार्थी होता है। दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करना उसके स्वभाव में ही होता है। वही राजा अच्छा होता है जो युद्ध के माध्यम से दूसरों पर नियंत्रण स्थापित कर अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। मैकियावेली का ये मानना है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे दीर्घ काल के जो युद्ध हैं उनको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैकियावेली छोटे यानी लघु और तीव्र युद्धों के समर्थक हैं। युद्ध में शत्रु को शीघ्र ही परास्त करो और उसे पूर्णतः समाप्त कर दो। ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मैकियावेली का कहना है। और राजा को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति से लड़ना चाहिए। युद्ध में शत्रु को समाप्त करने के लिए सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। युद्ध में सैन्य कमान सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। इसी आधार पर उसने इटली के राजतंत्र की वकालत की। मैकियावेली का ये मानना है कि
गुणात्मक शासन व्यवस्था में युद्ध के संचालन के लिए एक सैनिक कमांडर होना चाहिए। वैसे तो मैकियावेली ने अपनी रचना में किसी भी रचना में युद्ध के प्रकार का सुस्पष्ट और व्यवस्थित वर्णन नहीं किया है, परंतु उन्होंने युद्ध संबंधी विचार का अध्ययन करने से युद्ध के कई प्रकारों का वर्णन किया जा सकता है। उनके अगर हम युद्ध संबंधी विचारों का अध्ययन करें तो युद्ध के कई प्रकार के वर्णन हम कर सकते हैं, जिनमें से प्रथम है गतिशील युद्ध। बारूद का आविष्कार जैसे हुआ, उसके आविष्कार के कारण युद्ध का स्वरूप पूर्णतः ही परिवर्तित हो गया। तकनीकी क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ साथ यौद्धिक क्षेत्र में भी तीव्र गति से परिवर्तन हुए। संचार साधनों के आविष्कार के कारण राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित हो रहे थे और सामुद्रिक मार्गों की खोज ने युद्ध की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन कर दिए। युद्ध के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों की तरफ सर्वप्रथम ध्यान मैकियावेली ने दिया। मध्य युग में युद्ध मुख्यतः गुत्थम गुत्था होता था। अश्वारोही सेना इस तरह के युद्धों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी, लेकिन बारूद के आविष्कार के कारण युद्ध में बंदूक और तोपखाने का आविष्कार हुआ। बंदूक और तोपखाने के आ जाने से युद्ध का स्वरूप पूर्णतः गतिशील एवं तीव्र हो गया था। इससे सेना की प्रहारक क्षमता में वृद्धि हो गई। बारूद और तोपखाने का युद्ध कला पर पड़ने वाला प्रभाव, इसकी विवेचना करते हुए मैकियावेली ने लिखा है कि मध्यकाल के युद्ध में राजा और सामंतों ने अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत किलेबंदी का सहारा लिया था, जिसके कारण इस समय का युद्ध पूर्णतः घेरेबंदी की रक्षात्मक पद्धति पर आधारित था। गतिशीलता और आक्रमणात्मक कार्यवाहियों दोनों न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी। सेनाएं लंबे समय तक किलेबंदी करके शत्रु के बाहर निकलने का इंतजार करती थी। तत्कालीन समय में प्रचलित युद्ध पद्धति द्वारा किलों की रक्षात्मक व्यवस्था को भेद पाना संभव तो नहीं था। इस प्रकार की किलेबंदी ने रक्षात्मक युद्ध को जन्म दिया। लेकिन बंदूक और तोपखाने का आविष्कार जैसे हुआ, तो इसके आविष्कार के साथ ही रक्षात्मक युद्ध की जगह गतिशील युद्ध का जन्म हुआ। युद्धों का निर्णय बहुत तीव्र और हिंसात्मक हो गया। इसी के संदर्भ में जेएफसी फुलर ने कहा है कि बारूद ने मध्यकालीन गुत्थम गुत्था एवं रक्षात्मक युद्ध को नष्ट कर दिया, जिसे समरतंत्र के क्षेत्र में पुनर्जागरण के नाम से पुकारा जाता है। एक बार पुनः जेएफसी फुलर के अनुसार क्या बताया इन्होंने कि बारूद ने मध्यकालीन गुत्थम गुत्था एवं रक्षात्मक युद्ध को नष्ट कर दिया। इसने क्या नष्ट किया? मध्यकालीन गुत्थम गुत्था जो था उसको, और रक्षात्मक युद्ध की जो कला थी, जो रक्षात्मक युद्ध था उसे नष्ट कर दिया, और इसे ही हम समरतंत्र के क्षेत्र में पुनर्जागरण के नाम से पुकारते हैं। अर्थात मैकियावेली ने गतिशील और आक्रामक युद्ध कला को जन्म दिया। अब युद्ध का दूसरा प्रकार है, दूसरा स्वरूप है समग्र युद्ध। मैकियावेली को समग्र युद्ध का जनक कहा जाता है। क्यों उन्हें समग्र युद्ध का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर कि इनको समग्र युद्ध का जनक क्यों कहा जाता है। मैकियावेली संपूर्ण युद्ध और युद्ध की अनिवार्यता के प्रबल समर्थक थे, इसलिए वह मध्य युग में प्रचलित जो नाटकीय युद्ध थे उनके स्थान पर समग्र युद्ध का प्रतिपादन करते हैं। मैकियावेली समग्र युद्ध के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उसे युद्ध कहा ही न जा सकता जहां लोग एक दूसरे की हत्या न करें, नगर न लूटें तथा विशाल क्षेत्रों को उजाड़ न दिया जाए। मैकियावेली ये भी कहते हैं कि युद्ध का उद्देश्य होना चाहिए शत्रु राज्य का पूर्ण विनाश, क्योंकि वास्तविक युद्ध अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ा जाता है और उसमें किसी भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है। मैकियावेली का ये भी मत है कि युद्ध में राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय रहेंगे और उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। मैकियावेली का विचार है कि युद्ध के समय राजा को राज्य की सुरक्षा और कल्याण के लिए नैतिक विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। राजा को नैतिकता के चक्कर में पड़कर शत्रु को पराजित करने के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाने चाहिए। नैतिकता के चक्कर में ना पड़कर। मैकियावेली ने साम्राज्यवादी नीति का भी समर्थन किया है। उनकी मान्यता है कि इससे राज्य पर होने वाले आक्रमण से रक्षा होती है और शत्रु राज्य का संपूर्ण विनाश
ही युद्ध का लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा युद्ध का प्रकार है मनोवैज्ञानिक युद्ध। माइकियावेली ने युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध से संबंधित विचार भी प्रकट किए हैं। माइकियावेली युद्ध में शत्रु को पराजित करने के लिए राजा को सभी उचित अनुचित साधनों के प्रयोग की सलाह देते हैं। उनका ये मानना है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध के माध्यम से शत्रु को हतोत्साहित किया जा सकता है। माइकियावेली का विचार है कि जब राज्य की सुरक्षा दांव पर लगी हो तो न्याय अन्याय, दया क्रूरता, नैतिकता अनैतिकता, सम्मानजनक और अपमानजनक स्थिति पर विचार किए बिना सिर्फ हमें उन उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें विजय प्राप्त की जा सके, जिससे हम विजय पा सकें। सिर्फ हमें उन्हीं उपायों पर ही ध्यान देना चाहिए। माइकियावेली का ये भी मानना है कि सभी तरह के छल, प्रपंच, दांवपेच तथा अफवाह आदि साधन को अपनाना चाहिए, क्योंकि इन सभी साधनों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना और स्वयं युद्ध में विजय प्राप्त करना होता है। राजा को राज्य के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं करनी चाहिए। माइकियावेली कहते हैं कि राजा को छल बल से शत्रु को पराजित करना और राज्य की रक्षा करनी चाहिए। उसका मत है कि राजनीति में अच्छे बुरे की कसौटी केवल उपयोगिता है। राजनीति केवल विजय और सफलता देखती है, क्योंकि विजय ही राज्य और राजा के लिए प्रसिद्धि और समृद्धि लाता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा रास्ता क्या होगा विजय प्राप्त करने का। सिर्फ हमको विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है विजय, सिर्फ इस बात पर ही ध्यान देना चाहिए। चौथा है धार्मिक युद्ध। माइकियावेली ने धार्मिक युद्ध की आलोचना की है और उन्होंने मध्य युग में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो प्रचलित था, वो धर्म की रक्षा के लिए मध्यकालीन सैन्य संगठन में नाइट्स को अपनी जागीरों के प्रतिफल के रूप में कुछ सैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता था। सेना जैसी धर्मनिरपेक्ष संस्था के लिए कुछ धार्मिक नियम बाध्यकारी थे। ऐसी स्थिति में मध्यकाल में युद्ध संचालन मुख्यतः कुछ धार्मिक नियमों एवं कानूनों पर आधारित था। इस काल में सामंतों द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध को भगवान की सेवा का नाम दिया जाता था। युद्ध में हिंसा और विनाश की व्याख्या भी धर्म के आधार पर ही की जाती थी। माइकियावेली ने युद्ध को धार्मिक व्याख्या की आलोचना की और उनकी ये मान्यता थी कि धर्म नहीं बल्कि स्वयं मानव अपने जीवन का निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। माइकियावेली का मत था कि युद्ध में राजा को धर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए विजय प्राप्त करना। इस प्रकार माइकियावेली ने मध्य युग में प्रचलित धार्मिक युद्ध की भी आलोचना की है। माइकियावेली के अनुसार युद्ध और राजनीति में क्या संबंध था, इसे भी आइए देखते हैं। माइकियावेली अपने युग का प्रथम सैन्य विचारक था जिसने युद्ध, सैन्य शक्ति और राजनीति के परस्पर संबंधों का विश्लेषण किया है। माइकियावेली के अनुसार युद्ध और राजनीति के मध्य घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि युद्ध के सिद्धांत, सैन्य संगठन और अनुशासन आदि राज्य को शक्तिशाली बनाने और उसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सी में लिखा है कि उत्तम एवं कुशल सैन्य संगठन किसी राज्य के आधार स्तंभ होते हैं। राज्य का स्थायित्व और सुरक्षा इसी पर पूर्णतः निर्भर होती है। माइकियावेली के अनुसार राजनीतिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजा को युद्ध को एक निर्णायक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। माइकियावेली का मत है कि राजा के कार्यों को परखने की एक कसौटी युद्ध है और वह राजा अपने राज्य की शक्ति को कहाँ तक बढ़ा सकता है और प्राप्त शक्ति की कहाँ तक रक्षा कर सकता है। माइकियावेली के अनुसार राजा को हर संभव प्रयास, जिसमें छल, कपट, निर्दयता, विश्वासघात, उचित अनुचित साधनों एवं युद्ध के माध्यम से शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। माइकियावेली के अनुसार राजनीतिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी नीति उचित और अनुचित नहीं होती। जरूरत पड़ने पर युद्ध को अंतिम साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। माइकियावेली के अनुसार किसी राजा के लिए
युद्ध का उद्देश्य संवैधानिक, आर्थिक एवं राजनीतिक होना चाहिए। माइकियावेली राजनीति में सैनिक शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है, उसके अनुसार जब तक किसी राजनीतिक व्यवस्था में सैन्य शक्ति को उचित स्थान नहीं मिल जाता, तब तक वह राज्य अपने अस्तित्व और महानता की रक्षा नहीं कर सकता। इसको स्पष्ट करने के लिए वह अपनी पुस्तक द प्रिंस में लिखता है कि जहाँ अच्छे हथियार नहीं, वहाँ अच्छा कानून नहीं हो सकता, परंतु जहाँ अच्छे हथियार हैं, वहाँ निश्चित रूप से अच्छा कानून होगा। माइकियावेली कहता है कि शक्तिशाली सैन्य शक्ति के बल पर एक दूरदर्शी राजा सदैव राज्य की शक्ति बढ़ाता रहेगा और दूसरे राज्य को पराजित कर उसे अपनी सीमा क्षेत्र में आत्मसात कर लेगा। निरंतर शक्ति बढ़ाकर वह अपने आंतरिक क्षेत्र में शांति और अन्य राष्ट्र के बाह्य क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता है। माइकियावेली के अनुसार यह कार्य युद्ध और कूटनीति दोनों साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। माइकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में युद्ध और राजनीति के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए मध्यकालीन विकेंद्रित सत्ता का विरोध किया और उसके स्थान पर एक मजबूत केंद्रीय शक्ति की स्थापना पर बल दिया, क्योंकि उसका मानना था कि आर्थिक रूप से समृद्धिशाली होते हुए फ्लोरेंस ने सैन्य शक्ति एवं युद्ध की अवहेलना की, जिसके कारण उसे युद्ध में बार बार पराजित होना पड़ा। इसी आधार पर उसने मध्यकालीन व्यवस्था तथा युद्ध की आलोचना की और कहा कि युद्ध को एक व्यक्तिगत कार्य नहीं माना जाना चाहिए। माइकियावेली का मत है कि युद्ध का किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से कोई संबंध नहीं होता। उसने युद्ध को राज्य से अलग नहीं माना है। माइकियावेली पहला विचारक था जिसने इस बात पर बल दिया कि युद्ध का राज्य से घनिष्ठ संबंध होता है। उसने कहा कि युद्ध राज्य से अलग नहीं होता है। राज्य में होने वाली किसी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव राज्य की युद्ध नीति और युद्ध प्रणाली पर पड़ता है। इसलिए उस राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से युद्ध का संबंध होता है। माइकियावेली राज्य के लिए युद्ध को आवश्यक मानता है और उसके अनुसार युद्ध राज्य के लिए अपरिहार्य और अनिवार्य है। कोई भी राज्य इससे बच नहीं सकता, क्योंकि अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए राज्य, राजा और नागरिक सभी लगे रहते हैं, जिसके कारण हितों की टकराहट होती है और संघर्ष का जन्म होता है। राज्य के अंदर ही नहीं वरन राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में भी हितों का संघर्ष होता है। इस संघर्ष में एक राज्य दूसरे राज्य को युद्ध के माध्यम से पराजित करने का प्रयत्न करता है। माइकियावेली की यह मान्यता है कि समाज में कई प्रकार के संगठन होते हैं। ये संगठन अपने विस्तार तभी कर सकते हैं जब उनका आपस में संघर्ष हो। संगठन स्थिर नहीं हो सकते। इनका या तो विस्तार होगा या पतन हो जाएगा। यह तभी संभव है जब युद्ध होगा। इसलिए युद्ध का लड़ा जाना राज्य के हित में होता है और राजा को सदैव इसके लिए तैयार होना चाहिए। माइकियावेली ने युद्ध क्षेत्र को सीमित न मानकर उसे संपूर्ण राज्य से संबंधित मानता है। वो माइकियावेली कहता है कि युद्ध केवल राजनीति को क्रियान्वित करने का साधन नहीं है, वरन युद्ध राज्य प्राप्ति का भी साधन है और राज्य द्वारा अपनी नीतियों के निर्धारण के समय इसका ध्यान रखना चाहिए। अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना में द आर्ट ऑफ वॉर में इसने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सैन्य संगठनों और सामरिकी को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए माइकियावेली कहता है कि राज्य व राजा को अन्य सभी उद्देश्यों को छोड़कर युद्ध, उसके नियम तथा अनुशासन को ही अपना अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी राजाओं ने शस्त्रों के स्थान पर शांति या विलासिता को प्रमुख स्थान दिया तो उन्हें अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ा है। अतः राजा को शांति के समय कभी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए, वरन हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संसाधनों को निरंतर
बढ़ाते रहना चाहिए। माइकियावेली के अनुसार राज्य की नीतियों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए राजा में शेर सैन्य शक्ति और लोमड़ी राजनीतिक दोनों के ही गुण होने चाहिए, जिसका प्रयोग उसे राज्य की सुरक्षा और शक्ति के विस्तार के लिए करना चाहिए। अर्थात आवश्यकता हो वहाँ उसे शेर की आक्रामक नीति को अपनाना चाहिए तथा जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उसे लोमड़ी की तरह कूटनीतिक चालों का प्रयोग करना चाहिए। इन नीतियों के अनुसरण से राजा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। माइकियावेली ने कहा है कि राजनीति, अर्थनीति तथा युद्ध नीति में पारस्परिक संबंध होता है। इसको स्पष्ट करते हुए वो कहता है कि राजनीति शक्ति का मापदंड सैन्य शक्ति ही होती है और धन या वित्त तभी राजनीतिक शक्ति पैदा कर सकते हैं जब उसे सैनिक शक्ति में परिवर्तन कर दिया जाए। उसकी मान्यता है कि धन या वित्त का होना अपने आप में पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि उसका उचित प्रयोग न किया जाए। एक कुशल और स्थायी और शक्तिशाली सेना का निर्माण न कर लिया जाए उसका प्रयोग करके। अगर किसी राज्य और राजा द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उसका वही हश्र होगा जो इटली का हुआ था। इटली धनवान राज्य होते हुए भी सैन्य शक्ति एवं युद्ध की अवहेलना उसने की थी, जिसके कारण उसे पराजय का सामना करना पड़ा। माइकियावेली ने जिन परिस्थितियों में अपना विचार व्यक्त किया वह पुनर्जागरण का काल था। युद्ध और राजनीति के संबंध में उसका विचार आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। वर्तमान समय में भी यदि कोई राज्य सैन्य शक्ति में कमजोर हो तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे अन्य देशों के किसी मामले में कम समर्थन भी प्राप्त होता है। माइकियावेली के अनुसार सैन्य शक्ति किसी राज्य का आधार होती है, इसलिए उसने भाड़े की सेना के स्थान पर राष्ट्रीयता पर आधारित अनिवार्य एवं स्थायी सेना को राज्य की एकता, अखंडता और राज्य की सीमा के विस्तार के लिए आवश्यक माना है। माइकियावेली के युद्ध और राजनीति के साथ उसके संबंधों के विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि उसकी दृष्टि में युद्ध न केवल राज्य की सुरक्षा, एकता, अखंडता और शांति को सुनिश्चित करने वरन अपनी नीतियों को लागू करने और विभिन्न हितों को प्राप्त करने का भी एक साधन है। माइकियावेली ने युद्ध और राजनीति के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। उसने यह मत प्रतिपादित किया है कि राज्य और राजनीति के लक्ष्य ही साध्य हैं। युद्ध तथा सेना लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मात्र है। वह आगे ये भी कहता है कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। वह राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ संगठन मानता है और उसका विचार है कि राज्य के हित हमेशा व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। इसी आधार पर वो कहता है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात पर कोई विचार ही नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है। माइकियावेली का मत है कि राजा को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन करना चाहिए। उसे किराए की सेना पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंगठित, महत्वाकांक्षी, अनुशासनहीन, अकृतज्ञ सैनिक मित्रों में बहादुर परंतु शत्रु में कायर होते हैं। माइकियावेली की यह मान्यता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार निरंतर किया जाना चाहिए और सदैव युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। युद्ध की स्थिति न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में भी अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास होता है। माइकियावेली के अनुसार राजा के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजा को
अपने पक्ष में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे कोई भी इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि उसके सामने स्वयं को नतमस्तक होना पड़े। उसे पड़ोसी राज्य में सदैव हस्तक्षेप करते रहना चाहिए, जिससे वे अपने झगड़ों के निपटारों के लिए उसका मुंह ताकते रहें। युद्ध और राजनीति के संबंध में मैकियावेली ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। सभी राष्ट्र अपने पारंपरिक संबंधों में इसी नीति का अनुसरण करते हैं। धन्यवाद।